नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति पर आज संसदीय समिति को जानकारी देंगे विदेश सचिव। वर्तमान विदेश नीति विकास पर होगी ब्रीफिंग। भारत के रक्षा सिद्धांत में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्रालय ने कहा, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल देखा गया, बेहतरीन प्रदर्शन भी। रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज पुतिन और जेलेंस्की से करेंगे फोन पर बात। व्यापार पर भी होगी चर्चा। एनसीसी के पर्वतारोहण दल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा। सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए कहा, ऐतिहासिक क्षण। और उत्तर भारत को आज से 24 तारीख तक मिल सकती है भीषण गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी के आसार। और आइए अब सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। भारत की पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति कैसी है, इस विषय पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज संसदीय समिति को जानकारी देंगे। वर्तमान विदेश नीति विकास पर भी ब्रीफिंग होगी। इसमें 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी होगी। इसके अलावा 10 मई को हुए दोनों पक्ष के बीच सीज फायर सहमति के बारे में भी समिति को बताया जाएगा। भारत ने 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। इसके बाद के एक्शन में पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। फिर 10 मई की शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया था, जो अभी जारी है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बड़ा कूटनीतिक कदम उठाने जा रही है ताकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से सभी दलों के सांसदों की टीम बनाकर 7 प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। प्रतिनिधिमंडलों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय डेलीगेशन की ये यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होने की संभावना है। शशि थरूर की अगुवाई वाला दल 23 मई से अपनी विदेश यात्रा शुरू करेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसमें तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रणनीतिक गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, व्यावसायिकता और उद्देश्य के साथ तीनों सेनाओं की संतुलित प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया। विभिन्न एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी ने 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि की, जिन्हें आखिरकार ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। भारत की जवाबी कार्रवाई सावधानीपूर्वक बनी योजना और खुफिया नेतृत्व वाले दृष्टिकोण पर आधारित थी। इसने सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन न्यूनतम अतिरिक्त क्षति के साथ संचालित हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। डॉक्टर एस जयशंकर इस दौरान इन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर
द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री का ये दौरा 24 मई तक रहेगा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एजेंट को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान रामपुर निवासी शहजाद पुत्र अब्दुल बहाब के रूप में हुई है। वो लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में था और चोरी छिपे भारत व पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले और अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार से लेकर आता था और इसकी आड़ में आईएसआई के लिए काम करता है। वो आईएसआई के एजेंट्स से लगातार संपर्क में है और देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं साझा की है। सोलापुर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उनका संदेश साझा किया और कहा कि इस घटना से दुखी हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना पीएम ने की और पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से फैक्ट्री मालिक और उनके परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हम ईरान को 1% यूरेनियम संवर्धन की भी अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समझौते में यूरेनियम संवर्धन न करने का समझौता शामिल होना चाहिए। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकी ने विटकॉफ के बयान का जवाब देते हुए कहा कि स्टीव विटकॉफ सच्चाई से बेखबर हैं। विदेश मंत्री अराकी ने ईरान की स्थिति को दोहराते हुए कहा कि संवर्धन जारी रहेगा, लेकिन ईरान ये सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने को तैयार है कि परमाणु हथियार ना बनाए जाएं। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इजरायल गाजा पट्टी पर अपनी नाकेबंदी में ढील देगा और वहां सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री को जाने की अनुमति भी देगा। बयान में कहा गया है कि गाजा पट्टी में भूखमरी का संकट पैदा ना हो, इसके लिए इजरायल सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचाने की अनुमति देगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर है। उनके कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। बताया गया है कि कैंसर बाइडेन की हड्डियों तक फैल गया है और इसके इलाज के लिए विकल्पों की समीक्षा की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर पर दुख जताया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि वो जो बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एनसीसी कैडेट्स की टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए इसे ऐतिहासिक पल बताया गया है। इस दल में 5 लड़के और 5 लड़कियां सहित कुल 10 कैडेट, 4 अधिकारी, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर और 10 नॉन कमीशन ऑफिसर शामिल थे। एवरेस्ट मिशन से पहले अभ्यास के लिए उन्होंने माउंट अबीगमिन पर चढ़ाई की थी। इसके बाद 15 कैडेट्स को सियाचिन बेस कैंप में तकनीकी और सर्दियों के प्रशिक्षण के लिए चुना गया, जिनमें से 10 को एवरेस्ट अभियान के लिए चयनित किया गया। कठिन मौसम और दुर्गम मार्ग के बावजूद कैडेट्स ने एवरेस्ट शिखर पर तिरंगा और एनसीसी ध्वज फहराया। खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आज से भारत के समुद्र तटों तक
पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर से 1000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 6 दिनों तक 6 पदक स्पर्धाओं और 2 प्रदर्शनी खेलों में हिस्सा लेंगे। इन खेलों का समापन शनिवार को होगा। मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और केरल में 24 मई तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 24 मई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और असम के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना जताई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन ओलावृष्टि और बारिश की भी संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 22 मई तक लू चलने का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।